हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ई पाठ्यशाला। आज हम अपने इस वीडियो में केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ज़रूर आए हैं। ये क्वेश्चन मोस्टली इनऑर्गेनिक से हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ एमरफस इन नेचर। जो एमरफस नेचर का होता है आपको उसको टिक लगाना है। देखिए, अमरफस और क्रिस्टलाइन दो तरह के सॉलिड होते हैं। तो जो एमरफस है वो इस तरह का सॉलिड होता है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होते हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लगे हुए होते हैं। यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक प्रॉपर ऑर्डर में, जैसे कि इक्वल साइज़ के जो एटम्स होंगे, या फिर अगर अनइक्वल भी हैं तो बिल्कुल एक ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, बी आएगा, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लगे हुए होते हैं। जबकि एमरफस में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे इर्रेगुलर ऑर्डर में कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होते हैं, उनको एमरफस कहा जाता है। तो ये आपके पास एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो देखिए, सोडियम क्लोराइड जो सी है और नेप्थलीन जो है, तो ये Na और क्लोराइड और नेप्थलीन जो होता है ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं। अब देखना है कि क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास में क्या होता है। तो जो क्वार्ट्ज होता है वो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है और जो क्वार्ट्ज ग्लास होता है वो अमरफस नेचर का होता है, इसलिए बी आंसर सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, विच सीरीज बिलोंग्स टू अल्ट्रा वायलेट रेंज। तो ये जो क्वेश्चन है ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, जहाँ पर कि हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम में रेज कहाँ से आती है और कहाँ पर गिरेगी, और जो इमिशन होती है वो जो इमिशन हो रही है रेडिएशंस का, वो कौन सी रेंज में गिरती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो इसने कहा है कि जो सीरीज़ अल्ट्रा वायलेट रीजन से होती है वो क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले हम एक ऑर्डर याद कर लेते हैं। क्या होता है, पहले आता है लाइमन, फिर बाल्मर, फिर पास्कन, फिर ब्रैकेट एंड फिर आता है फुंड। तो जो ऊपर वाला होता है वो अल्ट्रा वायलेट से होता है, बाल्मर जो होता है वो विजिबल से होता है, बाकी के नीचे जो तीन वाले होते हैं वो इंफ्रारेड से होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है अल्ट्रा वायलेट रेंज जो है वो ए यानी कि लाइमन से बिलोंग करती है, लाइमन सीरीज से बिलोंग करती है। थर्ड क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो जो ये आपके पास आयंस की फॉर्म में है इनमें आपको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो देखिए किससे बिलोंग करता है, जो ये आयंस आपको दे रखे हैं इस आयंस में सबसे पहले तो आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना पड़ेगा। बताना नहीं है, पहले बॉन्ड ऑर्डर खोजिए कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, और बॉन्ड ऑर्डर खोल दिया तो आप बॉन्ड ऑर्डर खोज दिया तो उसके बाद आप बॉन्ड लेंथ को भी देख लीजिए, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, और फिर आ जाती है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को आपने यहाँ पर देखना है। तीन चीज़ें आपके एक दूसरे से को रिलेटेड है। तो क्वेश्चन किसी भी टर्म्स में पूछा जा सकता है, बॉन्ड ऑर्डर के टर्म्स में, बॉन्ड लेंथ के टर्म्स में, स्टेबिलिटी के तौर पर। तो जिसकी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती है और स्टेबिलिटी जो होती है उतनी ज़्यादा होती है। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अब देखिए, स्टेबिलिटी निकालने के लिए आपको सबसे पहले इन आयंस के बॉन्ड ऑर्डर निकालने पड़ेंगे। तो हम सिंपल पहला वाला ऑप्शन पकड़ते हैं। इसमें क्या करना है, आपको एक ट्रिक देखेंगे जिससे हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल देंगे और फिर बॉन्ड ऑर्डर से हमें स्टेबिलिटी का पता चल जाएगा कि किस वे में इसकी ऑर्डर कैसा है इसमें। तो ध्यान से देखिएगा और ये आप ट्रिक किसी वे भी लगा सकते हैं। पहला मेथड तो ये है, आप इसे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, फिर 2s2 सिग्मा, इस प्रकार से ऑर्डर बना के कर सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा मेथड कैसे होगा वो आप ट्रिक के वाइज देख लीजिए। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है उसको लिख देना है। जैसे यहाँ पर लिखा है नाइट्रोजन का है 7, ऑक्सीजन का है 8, और उसके ऊपर जो चार्ज है वो आपने प्लस कर देना है। देखिए ये आपको खुद पता हो जाएगा क्योंकि माइनस है, माइनस का मतलब है उसने इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है, तो मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। और जब उसके पास पॉजिटिव का चार्ज होगा तो आपने उस वाले 1 को नहीं शो करना है, यानी कि उसने उस चीज़ को, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, जो इस वाले केस में हुआ है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले 7, 8, 1 सबको ऐड कर दिया। यहाँ पे तो बड़ा सिंपल सा है कि दोनों के एटॉमिक नंबर को ऐड कर दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 14 लिखना है। नाइट्रोजन आइडियल होता है क्योंकि हमारे पास जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से करते हैं कि 1 सिग्मा 1s2 2s2, तो उसमें जो नाइट्रोजन तक होता है वो सेम होता है और नाइट्रोजन के बाद दूसरा फार्मूला लग जाता है। तो आपने नाइट्रोजन याद रखना है कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 14, ये 14 नंबर आपने याद रखना है। 14 के ऊपर काउंट करना है 13, 12,
11, 10, और यहीं पर आपने 14 से नीचे भी काउंट करना है, 15, 16, 17। 14 क्या होता है? नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन का कितना बॉन्ड ऑर्डर होता है? 3। अब आपने यहाँ पे 0.5 घटाते जाना है। देखिए 0.5 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1.5, फिर यही चीज़ आपने ऊपर भी करनी है, 2.5, 2, 1.5, 1। 16 का मतलब होता है कि 2 है, यानी कि स्टेबिलिटी ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा कि जो NO नेगेटिव है इसका आपने यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर लिख देना है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2। 15 वाले का बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, और इसका 14 वाले का कितना है? तीसरा वाला। तो यहाँ पर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहे हैं, 2 है, 2.5 है, 3 है, तो इस कारण से जो NO पॉजिटिव है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है NO की तुलना में, और NO जो है वो NO नेगेटिव की तुलना में इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी है। फोर्थ क्वेश्चन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन इज, ये अधूरा क्वेश्चन है। इसमें आएगा इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा इस क्वेश्चन में। तो जो एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट का वो डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए किस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो देखिए मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, वॉल्यूम परसेंटेज, ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है क्या। तो जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, या डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग जो होती है वेपर प्रेशर, ये 4 जो होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। यानी कि हमसे डायरेक्टली पूछा जा रहा है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पर डिपेंड करती है। तो देखिए इसने बॉइलिंग पॉइंट का पूछा है, तो देखो इसका एक फॉर्मूला है डेल्टा TB, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट आता है KB, और जो इनटू होता है यहाँ पर होता है मोलैलिटी के, ये फॉर्मूला है। अदरवाइज ये फॉर्मूला वहीं से बना है जहाँ से ये क्वेश्चन बना है कि जो एलिवेशन होता है बॉइलिंग पॉइंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। ये जो स्मॉल m की वैल्यू है वो बता रही है कि जो बॉइलिंग पॉइंट या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, सिंपली सी बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जो फॉग होती है यानी कि जो धुंध होती है वो ठंडियों में लगती है, जो धुंध जो कोहरा टाइप का होता है वो क्या है, वो किसका एग्जाम्पल है? तो देखिए जो इस प्रकार के एग्जाम्पल होते हैं उनको आप थोड़ा बिहेवियर में लेकर के भी आप देख सकते हो, जो आपने खुद देखा है। क्या देखते हो आप खुद ही एक्सपीरियंस कीजिए। फॉग जब धुंध होती है तो जब आप जाते हो तो क्या दिखता है कि हवा ही हवा रहती है, लेकिन जब आप थोड़ी देर तक वहाँ रहते हो तो थोड़ी थोड़ी जो पानी जैसी ओस की बूंदें हैं वो सरफेस पे गिरने लगती है, कपड़े गीले होने लगते हैं, बहुत ही हल्की, मतलब बहुत ही धीमी गति से। तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई बाहरी चीज़ जो है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में है वो है गैस, और उस एक्स्ट्रा अमाउंट में लिटिल लिटिल अमाउंट क्या है, लिक्विड का। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिक्विड इन गैस। इस प्रकार से आप थोड़ा एक्सपीरियंस करके इन एग्जांपल्स को जब आप रियलिस्टिक लाइफ में लाओगे तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये होता है लिक्विड जो कि गैस में है, तो लिक्विड जो है वो आपका हो जाएगा सॉल्यूट, और गैस जो हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा। 6th वन, प्लैटिनम मेटल कैन बी डिजॉल्व्ड इन, जो प्लैटिनम मेटल है वो किस में डिजॉल्व हो सकता है? तो देखिए पहला ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड फॉर्म में नहीं है, तो हो सकता है कि नाइट्रिक एसिड पर डिजॉल्व हो जाए, लेकिन नाइट्रिक एसिड डिजॉल्व नहीं करता मेटल को। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं कि मोर सॉल्ट सॉल्यूशन में, मोर सॉल्ट्स आपको पता ही है कि जो मोर सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, डबल सॉल्ट जो होता है वो डिज़ोल्व करने के काम तो नहीं आता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और जो डी ऑप्शन दिख रहा है वो भी गलत है भाई, वाटर मेटल जो होता है वो वाटर में तो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब बचा एक्वारेजिया, और एक्वारेजिया ही इसका सही आंसर है। एक्वारेजिया आपको पता होगा ज्वेलरी शॉप्स में पाया जाता है, ताकि जो सोने के चांदी के जो जेवरात होते हैं या प्लैटिनम के जेवरात मेटल जो होते हैं, और मोस्टली उनको डिज़ोल्व करने के काम आता है। एक्वारेजिया क्या होता है, 1:3 फॉर्म में होता है। अब 1:3 फॉर्म में बनता है, मतलब एक्वारेजिया में जो एक पार्ट होगा यानी कि फर्स्ट पार्ट होगा वो HNO3 का होगा, और जो 3 पार्ट होगा वो HCl का होगा। ठीक है, तो जो HCl का 3 पार्ट और नाइट्रिक एसिड का फर्स्ट मतलब 1 पार्ट डालना है। तो जो आपने इस प्रकार के रेशियो में बना दिया सॉल्यूशन वो एक्वारेजिया कहलाता है, और इसका काम है पूरे मेटल्स। नेक्स्ट वन, विच आयन इज कलरलेस। कलरलेस आयन को बताना है इनमें से। तो देखिए कलरलेस है तो किस टॉपिक से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऐसे मेटल आयंस जो कलर देते हैं
उनमें क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है और जो कलर नहीं देते हैं उनमें क्या होती है। तो देखिए कलर कौन कौन से दे सकते हैं आयन, जिनके पास सिंगली या फिर कह सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले क्या करेंगे, कलर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं और क्या कर देते हैं, कलर को प्रोवाइड करते हैं जब इमिशन के थ्रू। तो अब क्या होता है, जो कलरलेस है, कलरलेस बता रहा है कि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड हैं, यानी कि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। तो यानी कि अब आपको इन मैटर्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ताकि उसके हिसाब से आप बता सको कि कौन पेयर्ड है और कौन अनपेयर्ड है। ये मैंने आयंस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये कौन से ब्लॉक के हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एक ट्रिक के थ्रू क्या करना है, ये बताना है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है। अब आप यहाँ से डायरेक्ट देख करके भी बता सकते हैं। बने होते हैं 5, क्योंकि डी ब्लॉक के हैं तो 5 ऑर्बिटल है। अब इलेक्ट्रॉन्स लगाना है। देखिए Zn जो होता है वो 30 होता है एटॉमिक नंबर, तो 30 मतलब 3d10 और 4s2 लगना था। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आयन की फॉर्म में लिखा है, 4s वाले सारे गायब कर दिए क्योंकि 4s ने इलेक्ट्रॉन्स दे चुके हैं। तो यहाँ पे 3d10 है, 3d6, 3d9 और 3d8 अरेंज हो रखा है। तो चलिए अब हमने देखना है कि कौन से पेयर्ड हो सकते हैं और कौन से नहीं। तो देखो यहाँ पे तो d10 लिखा है, और वैसे भी आपको पता है कि जो Zn पॉजिटिव 2 होता है, Cd होता है और Hg होता है, ये तीनों क्या हो जाते हैं, कलरलेस होते हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी टिक कर सकते हो कि हाँ भाई ये 3d10 है, तो इसके आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो कि हाँ आंसर यही होगा। लेकिन और ऑप्शन भी देख लेते हैं। 3d6 है तो देखिए करिए, तो 6 आप कैसे लगाओगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 यहाँ आ जाएगा, यानी कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है Fe के केसेस में। यहाँ देखेंगे तो दिखने पर लग ही रहा है एक क्या है, अनपेयर्ड है, और इस 8 में डालेंगे तो कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे से आपको डायरेक्टली दिख जा रहा है कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देगा तो कलरफुल हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों तो कलरफुल वाले हो गए। बचा Zn पॉजिटिव 2, ये आपका सही है कि ये कलरलेस है। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द ऑक्सीडेशन नंबर इन COCl3.5NH3, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। और आपको ये बताना है कि किस प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है इसको। अब हम इसका इजीली ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर तो बहुत आसान है। ये जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर आपको दिख रहा है, इसके अंदर मेटल आयन के साथ जितने लाइगेंड लगे हुए हैं आप उनका काउंट कर लीजिए। देखिए अमोनिया कितने हैं, 5, और 1 है क्लोरीन, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर तो हो गया 6। ठीक है, तो पहले ही ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा है, कि पहला ही ऑप्शन आपका आंसर सही कर देगा, क्योंकि यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लगा हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो हम समझ लेते हैं। इसको मान लेते हैं x प्लस, ये अमोनिया कितने हैं, अमोनिया है तो 5 इंटू, क्योंकि अमोनिया के ऊपर तो चार्ज 0 होता है, न्यूट्रल लाइगेंड है, फिर प्लस Cl 1 लगा हुआ है -1, प्लस बाहर पे भी 2 Cl है, तो चाहे तो आप एक साथ लिख सकते थे 3 Cl नेगेटिव, तो मैंने यहाँ पे चलो लिख ही दिया है 3 Cl नेगेटिव, और फिर यहाँ पे कट करके इज इक्वल टू कर दिया है। देखो ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इस पर ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, पूरा न्यूट्रल है, तो यहाँ पे मैंने 0 कर दिया। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ल्स लॉ ओबेड एट, किस पर ओबे किया जाता है। तो ये आप स्टेट्स ऑफ मैटर में देखते हैं कि जो बॉयल्स लॉ होता है, तो बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, ये वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चार्ल्स लॉ में क्या होता है, जो कांस्टेंट होता है, क्या कांस्टेंट होता है, वो होता है P, यानी कि प्रेशर चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट होता है। गोए बैलेंस हेल्प्स टू डिटरमाइन, गोए बैलेंस किसको डिटरमाइन करने के कार्य करता है, मैग्नेटिक फोर्स को नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फैक्टर को भी नहीं करता, और स्पेक्ट्रल एंगल को भी नहीं करता। जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसको मेज़र करने के काम आता है गोए बैलेंस। तो आज हमने यहाँ पर डिस्कस किए इनऑर्गेनिक के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं, और आप इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप और देख सकते हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।